टीवी आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वक्त है राजधर्म का। राजधर्म में आज बात करूंगी मंदिरों में भगवान पर चढ़ाए जाने वाले प्रसाद की, उन पर उठ रहे सवाल की। मथुरा से लेकर गोवर्धन तक और वृंदावन से लेकर जयपुर तक मंदिरों के बाहर दुकानों में जो प्रसाद बिक रहा है वो कितना शुद्ध है, इसका पूरा रियलिटी चेक आपको दिखाऊंगी। साथ ही तिरुपति मंदिर में आज जो शुद्धिकरण हुआ उसकी बात होगी। 4 घंटे तक मंदिर में क्या क्या हुआ, कौन कौन सी पूजा की गई, सब कुछ विस्तार से होगा आपके सामने। साथ ही आपको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमेरिका में टॉप कंपनीज के सीईओज के साथ मीटिंग के दौरान क्या कहा, संयुक्त राष्ट्र में प्रधानमंत्री के संबोधन से जुड़ा हुआ एक एक अपडेट आपको दूंगी। लेकिन उससे पहले बात सुल्तानपुर लूटकांड में हुए एनकाउंटर की। सुल्तानपुर लूटकांड में एक और एनकाउंटर हुआ है। मंगेश यादव के एनकाउंटर के बाद अखिलेश यादव से लेकर राहुल गांधी तक योगी सरकार पर सवाल उठा रहे थे, आरोप लगा रहे थे कि योगी राज में पुलिस और एसटीएफ जाति देखकर एनकाउंटर करती है। लेकिन योगी आदित्यनाथ ने उसी वक्त क्लियर कर दिया था कि उनके राज में जाति ना पूछो बदमाश की। और अब सीएम योगी की यह बात साबित भी हुई है। सुल्तानपुर कांड में यूपी एसटीएफ ने एक और बदमाश को एनकाउंटर में ढेर कर दिया। इस बदमाश का नाम है अनुज प्रताप सिंह। अमेठी का रहने वाला अनुज प्रताप सिंह डकैती कांड में शामिल 14 आरोपियों में से एक था। पुलिस के मुताबिक सुल्तानपुर लूटकांड में जो सीसीटीवी सामने आया है उसमें भी अनुज प्रताप सिंह नजर आ रहा है। अनुज पर 1 लाख रुपए का इनाम था और वो डकैती की वारदात के बाद से ही फरार चल रहा था। पुलिस बहुत ही शिद्दत के साथ उसकी तलाश में जुटी हुई थी और इसी बीच उन्नाव के अचलगंज में उसकी लोकेशन ट्रैक कर ली गई। यहां पर आज तड़के एनकाउंटर में वो मारा गया। हालांकि मुठभेड़ में अनुज का साथी यहां से बच निकला। इससे पहले 5 सितंबर को एक और आरोपी मंगेश यादव को मार गिराया गया था, जिस पर जाति को लेकर सवाल उठे थे। अखिलेश यादव ने सवाल उठाते हुए कहा था कि यादव होने की वजह से मंगेश यादव का एनकाउंटर किया गया है। अखिलेश यादव ने मंगेश के परिवार से मुलाकात की, लेकिन यूपी एसटीएफ ने अनुज प्रताप सिंह को भी मार गिराया, जो राजपूत जाति से आता है और अमेठी का रहने वाला है। सवाल यह है कि अब अखिलेश यादव क्या कहेंगे, क्या वो अब भी योगी सरकार पर जाति देखकर कार्रवाई करने का आरोप लगाएंगे? योगी राज में पहले मंगेश यादव का एनकाउंटर हुआ और अब अनुज प्रताप सिंह का भी एनकाउंटर हो गया। एक यादव जाति से आता था, दूसरा ठाकुर जाति से आता था। आरोप ये लगे योगी सरकार पर कि जाति देखकर एनकाउंटर किया जाता है। लेकिन आज चूंकि एक ठाकुर जाति का अपराधी मारा गया, तो क्या यही बात आज भी लागू होगी? आज योगी आदित्यनाथ ने बता दिया कि उत्तर प्रदेश में अपराधियों को अपराधियों की तरह ही ट्रीट किया जाता है। उत्तर प्रदेश में पुलिस और एसटीएफ जाति देखकर एनकाउंटर नहीं करती है। सुल्तानपुर लूटकांड में शामिल अनुज प्रताप सिंह के एनकाउंटर पर सीएम योगी आदित्यनाथ का बयान भी आ गया। योगी आदित्यनाथ ने एनकाउंटर पर सवाल उठाने वाले विपक्ष पर हमला किया। योगी ने कहा कि नए भारत का उत्तर प्रदेश है, यहाँ जो गुनाह करेगा उसका अंजाम वो भुगतेगा। यूपी अब व्यापारी और बहनों की सुरक्षा से खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं करेगा। ये दुस्साहस जो करेगा उसे खामियाजा भुगतना होगा। योगी आदित्यनाथ ने अखिलेश सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि पहले यूपी में माफिया समानांतर सरकार चलाते थे, लेकिन आज गिड़गिड़ा रहे हैं, कह रहे हैं हुजूर छोड़ दें। नए भारत का नया उत्तर प्रदेश है। नए भारत के नए उत्तर प्रदेश में सुरक्षा भी है तो सम्मान भी है। बेटी की सुरक्षा में कोई सेंध नहीं लगा सकता। अगर कोई लगाएगा तो उसको उसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। व्यापारी की सुरक्षा में कोई सेंध नहीं लगा सकता। किसान की जमीन पर कोई कब्जा नहीं कर सकता। किसी गरीब की झोपड़ी को कोई उजाड़ने का दुस्साहस नहीं कर सकता है, और अगर करेगा तो उसको उसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। आपने देखा होगा 2017 के पहले यही प्रदेश है जहां माफिया समानांतर सरकार चलाते थे। समानांतर सरकार चलाते थे। कहीं खनन माफिया हावी था, कहीं वन माफिया हावी था, कहीं पशु माफिया हावी था, कहीं संगठित अपराध में लिप्त माफियाओं के गिरोह समानांतर सरकारें चलाती थी। जब उनका काफिला निकलता था तो सामान्य जनप्रतिनिधि सहम जाते थे। प्रशासन उनके सामने सैल्यूट देने के लिए मजबूर होता था
और किसी की हिम्मत नहीं होती थी कि इन माफियाओं पर हाथ डाल सके। आज आप देख रहे होंगे ये माफिया आज गिड़गिड़ा रहे हैं, कह रहे हैं हुजूर एक बार जान बकस दो, बस आगे से थैली लगा करके पेट भर लेंगे लेकिन किसी को छेड़ेंगे नहीं, किसी की संपत्ति पर कब्जा नहीं करेंगे, राह चलते हुए राहगीर पर या व्यापारी पर गोली नहीं बरसाएंगे। सुल्तानपुर डकैती कांड के आरोपी अनुज प्रताप सिंह का एनकाउंटर कैसे हुआ, लूटकांड में उसका क्या रोल था, एनकाउंटर के बाद अनुज सिंह के परिवार ने क्या कहा, ये सब कुछ आपको बताऊंगी। लेकिन उससे पहले इस वक्त की बड़ी खबर आपको दे दूं। अनुज प्रताप सिंह के एनकाउंटर पर समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव का बयान आ चुका है। अनुज सिंह के एनकाउंटर को लेकर अखिलेश यादव ने योगी सरकार को अब भी घेरा और आरोप लगाया कि लोकसभा चुनाव में मिली हार का बदला लिया जा रहा है। अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया पर लिखा, कमजोर लोग एनकाउंटर को शक्ति मानते हैं, किसी का भी फर्जी एनकाउंटर नाइंसाफी है। हिंसा और रक्त से यूपी की छवि को धूमिल करना प्रदेश के भविष्य के विरुद्ध एक बड़ा षड्यंत्र है। जिनका खुद का कोई भविष्य नहीं होता वही भविष्य बिगाड़ते हैं। मंगेश यादव के एनकाउंटर के बाद अखिलेश यादव से लेकर राहुल गांधी तक योगी सरकार पर बार-बार सवाल उठा रहे थे और आरोप ये लगा रहे थे कि योगी राज में पुलिस और एसटीएफ जाति देखकर एनकाउंटर कर रही है। लेकिन योगी आदित्यनाथ ने उस वक्त ये क्लियर किया था कि उनके राज में जाति ना पूछो बदमाशों की। यूपी एसटीएफ ने आज राजपूत समाज से आने वाले जिस अनुज प्रताप सिंह को एनकाउंटर में मार गिराया वो अमेठी के मोहनगंज थाने के जनापुर का रहने वाला था। अनुज सुल्तानपुर डकैती गैंग का सरगना बताया जा रहा विपिन सिंह का सबसे करीबी गुर्गा था। विपिन भी अमेठी का ही रहने वाला है। गुजरात में पड़ी डकैती में भी विपिन सिंह के साथ अनुज प्रताप सिंह ही शामिल था। 28 अगस्त को सुल्तानपुर में डकैती के लिए सबसे पहले ज्वेलरी शोरूम में घुसने वाला बदमाश अनुज प्रताप सिंह ही था। सफेद शर्ट पहने अनुज ने ही शोरूम के अंदर बैठे दुकानदार को यानी कि भरत सोनी और उनके बेटे पर पिस्तौल तानकर उन्हें धमकाया था। अनुज के बाद गैंग के बाकी बदमाश शोरूम के अंदर दाखिल हुए थे। लूट के बाद माल ले जाने के लिए सबसे बड़ा बैग अनुज ने ही अपनी बाइक पर रखा था। डकैती कांड के बाद मेन आरोपी विपिन सिंह ने कोर्ट में सरेंडर कर दिया था, जबकि अनुज प्रताप सिंह फरार चल रहा था। लेकिन आज सुबह तड़के उन्नाव में एसटीएफ ने अनुज को ढेर कर दिया। ये उस दिन की तस्वीर है जिस दिन सुल्तानपुर में ये लूटकांड की वारदात को अंजाम दिया गया और सफेद शर्ट में ये व्यक्ति अनुज प्रताप सिंह ही है। उन्नाव से करीब 15 किलोमीटर दूर ये बेथर है और बेथर में आज सुबह यूपी पुलिस की स्पेशल टास्क फोर्स की अनुज प्रताप सिंह से मुठभेड़ हो गई। ये वो जगह है जहां पर अनुज से मुठभेड़ हुई है एसटीएफ की। कुछ खून के निशान यहां दिखाई दे रहे हैं। ऐसा कहा जा रहा है कि क्योंकि अनुज जो सुल्तानपुर में सराफा की दुकान पे लूट हुई थी जिसमें 1 करोड़ 30 लाख से ज़्यादा के जेवर लूट लिए गए थे, उसका आरोपी था। जो सीसीटीवी फुटेज आया था उसमें अनुज दुकान के अंदर लूट करता साफ दिखाई दे रहा था। एसटीएफ काफ़ी दिनों से तलाश कर रही थी और एसटीएफ को पता चला कि अनुज यहाँ से भागने की फिराक में है मोटरसाइकिल से। अनुज के साथ उसका एक साथी भी था, वो तो फरार हो गया। लेकिन जो अनुज है यहाँ पर उसकी मोटरसाइकिल गिरी और उसके बाद उसने अपने गोली चलाई एसटीएफ पे। एसटीएफ ने जवाबी गोली चलाई, घायल हुआ, अस्पताल ले जाया गया जहां पर उसको मृत घोषित कर दिया गया। अब ये जो यहाँ से करीब 100 किलोमीटर दूर सुल्तानपुर है जहां पर ये सराफा बाज़ार में सराफा दुकान पर लूट हुई थी और उसमें पुलिस का कहना है कि अनुज भी शामिल था। बहुत सारे लोग भी यहाँ पर हैं जो उस समय जब एनकाउंटर यहाँ पर हुआ सुबह उनको पता चला, इसी इलाके के रहने वाले हैं। कैसे पता चला कि यहाँ मुठभेड़ हो गई है? सुबह सब लोग जंगल के लिए निकलते हैं, यहाँ पुलिस लगी थी, किसी को आने जाने नहीं दे रही थी। उसके बाद मालूम हुआ कि सुल्तानपुर लूटकांड का आरोपी मुठभेड़ में ढेर हुआ। अच्छा, तो ये जो मुठभेड़ हुई है, ये जो पूरा लूटकांड था, इसमें ये दूसरा आरोपी है जो मुठभेड़ में मारा गया है, इसको लेकर सियासत हो रही है। अखिलेश यादव ने कहा कि जाति देखकर उनको अपनी राजनीति करनी है। अपराधी था, मारा गया, अच्छा हुआ। समाज का अमन चैन छीन है, जो हुआ अच्छा हुआ। तो ये
सराफा दुकान पे जो लूट हुई थी उसमें 14 आरोपी हैं और 14 आरोपी में से 2 को पुलिस या एसटीएफ 2 को एसटीएफ ने मार गिराया है और 8 लोगों को पकड़ा है। कुछ के पैर में गोली लगी है, मुठभेड़ हुई थी, उन्होंने भी जवाबी हमला किया था। 8 लोगों को पकड़ा है। एक जो मुख्य आरोपी था उसने कोर्ट में सरेंडर कर दिया है, यानी 3 लोग अपने अभी पकड़े जाने बाकी हैं। इस बीच एनकाउंटर में मारे गए अनुज प्रताप सिंह के पिता का बयान भी सामने आया। अनुज प्रताप सिंह के पिता ने कहा है कि उनके बेटे के एनकाउंटर से अखिलेश यादव की इच्छा पूरी हो गई होगी। मंगेश यादव के परिवार की तरह अनुज के परिवार ने भी सवाल उठाया है कि जिनके ऊपर 30 से 35 केस हैं, उनका एनकाउंटर क्यों नहीं हो रहा है, जबकि 1-2 केस वालों को ढेर किया जा रहा है। अनुज प्रताप सिंह मेरा लड़का था, उसका सूरत में सिर्फ एक ही केस था और बाकी सुल्तानपुर में नाम था। पुलिस ने उसको इनकाउंटर करके मृत घोषित कर दिया। हम लोगों को कोई भी जानकारी है इस विषय में नहीं। 3 मई में आया था, 4 जून को गए थे। चलो अखिलेश यादव जी का इच्छा तो पूरी हो गई, कम से कम ठाकुरों का इनकाउंटर करके उनकी इच्छा की पूर्ति तो हो गई। ठाकुर का भी इनकाउंटर हो गया। जिसके पास 35-40 केस हैं उनका इनकाउंटर नहीं हो रहा, जिसके पास 1-2 केस हैं उनका इनकाउंटर किया जा रहा है। सरकार की मर्जी है, जो मर्जी हो सरकार कराए। अनुज प्रताप सिंह की बहन ने एनकाउंटर पर सवाल उठाए। अनुज सिंह की बहन ने आरोप लगाया कि पुलिस अपनी वर्दी का गलत फायदा उठा रही है। एनकाउंटर पर अनुज की बहन ने और आगे क्या कहा, वो भी आप सुनिए। पुलिस की वर्दी दी गई है तो उसका गलत फ़ायदा ना उठाएं। जिसके ऊपर 36 केस है उसका भी इनकाउंटर करवा देते, जिसके ऊपर 1 केस है बेगुनाह है उनका भी इनकाउंटर करवा दिए हैं ये लोग। अगर इसमें 15 लोग शामिल हैं, 14 लोग शामिल हैं तो सबका इनकाउंटर होना चाहिए। ये जो दिखाते हैं ना, ये कानून वास्तव में अंधा है, कोई इंसाफ नहीं मिल रहा है। हम लोगों के ऊपर क्या बीत रही है, हम लोगों की माँ भी नहीं है, पिता हैं हमारे बड़े भाई थे। अगर हमारे पिता कुछ हो गया तो हम लोग सारे कौन थे, हमारे भाई ही तो थे। उन लोगों ने उनका भी बेरहमी से इनकाउंटर कर दिया। अगर कोई गुनाह करता है तो उसकी सज़ा कोर्ट देता है, ना कि पुलिस ऐसे इनकाउंटर कर देगा। सुल्तानपुर में जिस ज्वेलरी शोरूम में डकैतों ने डाका डाला था, उसके मालिक भरत सोनी ने पुलिस की कार्रवाई की तारीफ की और उन्हें यकीन है कि लूट का सारा माल भी पुलिस जल्द से जल्द बरामद कर लेगी। उत्तर प्रदेश शासन, पुलिस विभाग, एसटीएफ और हमारे जिले के जिला एसपी साहब की जिस तरीके से कार्रवाई कर रहे हैं, उससे हमें हर प्रकार की संतुष्टि है कि हमारा सब केस ओपन हो जाएगा और इसमें कहीं कोई कमी नहीं दिखाई दे रही है। एसपी साहब की बहुत बड़ा योगदान रहा, हर पल पे निगरानी किए, हर पल पे जो है व्यवस्था देखिए, इससे भी हमें संतुष्टि है। जिस तरीके से प्रदेश शासन चल रहा है, देश का शासन चल रहा है, उससे आम जनता को बहुत राहत है। अब उसको कहीं न कहीं विरोधी लोग उसको गलत तरीके से समाज के सामने, जनता के सामने ला रहे हैं, वो भी अपना उनका अलग विचार है। योगी सरकार के लिए जिस तरीके से कार्रवाई, उससे हमें बहुत संतुष्टि है और अगर शायद और कोई शासन होता तो इतनी संतुष्टि न मिल पाती। 28 अगस्त को सुल्तानपुर की ज्वेलरी शॉप में हुई लूटकांड में 14 लोग शामिल थे। घटना के अगले दिन ही लूट के मुख्य आरोपी विपिन सिंह ने रायबरेली कोर्ट में किसी और मामले में सरेंडर कर दिया था। 2 से 3 सितंबर की रात डकैती में शामिल 3 आरोपी हाफ एनकाउंटर के बाद पकड़े गए। 5 सितंबर को मंगेश यादव मुठभेड़ में मारा गया। 11 सितंबर को लूटकांड में शामिल 4 और आरोपी गिरफ्तार कर लिए गए। 19 सितंबर को 1 लाख के इनामी अजय यादव को हाफ एनकाउंटर के बाद गिरफ्तार किया गया और अब 23 सितंबर को लूटकांड में शामिल आरोपी अनुज प्रताप को भी एनकाउंटर में मार दिया गया। इस दौरान यूपी एसटीएफ ने ना किसी की जाति देखी, ना उसका धर्म देखा। जैसे एक्शन एक अपराधी के खिलाफ हुआ, एसटीएफ ने वैसा ही किया। लेकिन वोट बैंक की सियासत ऐसे कि अपराधियों के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई पर भी सवाल उठा रही है। इनकाउंटर बिल्कुल इसमें जैसे कि समाचार आता है कि फेक इनकाउंटर, तो देखिए विपक्ष हमेशा सवाल उठाता रहा है कि फेक इनकाउंटर है, लेकिन पुलिस पीछे भी डीजीपी साहब ने भी उसको एविडेंस के साथ स्टेप बाय स्टेप पिछले भी इनकाउंटर को उन्होंने क्लियर करके दिखाया था और बताया था। ये भी इनकाउंटर की पूरी तरह से पहले जांच हो जाए
उसके बाद ही इस पर कोई राजनीतिक दल टिप्पणी करे तो ज्यादा बेहतर होगा। आप बताइए इस एनकाउंटर के बारे में। यदि अपराधी हैं इस तरीके की घटनाएं कर रहे हैं तो ऐसा कदम जरूर उठाना चाहिए, सराहनीय कार्य। अगर लेकिन सच्चाई के साथ अगर ये है और तो जरूर ऐसे कदम उठाने चाहिए। अब जैसे उत्तर प्रदेश में अपराध है लेकिन उसको लेके जाति पर सवाल उठते हैं कि जात देख के एनकाउंटर कर दिया जाता है। देखिए, अपराधी की कोई जाति नहीं होती है। अपराधी किसी भी जाति धर्म मजहब का हो, अगर वो अपराधी है, अगर अपराधी है तो ये शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए ऐसे कदम उठाने हैं, ताकि अगर इस तरीके की घटनाएं को रोकना है तो कहीं ना कहीं अब अगर लेकिन ये सत्यता से अगर हुआ है तो जातिवाद सिर्फ नेता लोगों को दिखती जाती, अपराधी अपराधी है। जो हुआ सही हुआ, राम नाम सत्य, अच्छा हुआ। ये मारे जा रहे हैं, ये बहुत अच्छा हो रहा है सरकार की तरफ से जो कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में कानून का राज कायम है। सुल्तानपुर लूटकांड में यूपी पुलिस का लगातार एक्शन जारी है। 14 आरोपियों में से 2 आरोपी मारे जा चुके हैं, 9 गिरफ्तार हो चुके हैं, बाकी 3 की तलाश जारी है। आइए अब मैं आपको पूरी कहानी बताती हूं, कैसे गैंग्स ऑफ सुल्तानपुर ने पूरी वारदात को अंजाम दिया था। दरअसल पूरे गैंग को 3 ग्रुप में बांटा गया था, ग्रुप ए, बी और सी। सबको अलग अलग टास्क दिए गए थे। सबसे पहले बात ग्रुप ए की। इस ग्रुप का काम था बदमाशों को गाड़ी अरेंज कराना। इसमें पुष्पेंद्र सिंह, त्रिभुवन कोरी और सचिन सिंह शामिल था। पुलिस ने एनकाउंटर कर तीनों को गिरफ्तार कर लिया। ग्रुप बी का काम था बाहर पहरा देना और बदमाशों को बैकअप देना। इसके आरोपियों में से एक अजय यादव को 19 सितंबर को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। वो भी एनकाउंटर ही था, लेकिन पांव में गोली लगी। जबकि मास्टरमाइंड विपिन सिंह ने पहले ही कोर्ट में सरेंडर कर दिया था। इसके अलावा दुर्गेश प्रताप सिंह ने भी सरेंडर कर दिया। पुलिस विनय शुक्ला, अरविंद यादव और विवेक सिंह को भी गिरफ्तार कर चुकी है। ग्रुप ए ने लॉजिस्टिक मुहैया कराया तो ग्रुप बी ने बैकअप देने का काम किया। ग्रुप ए और ग्रुप बी के सभी आरोपी पकड़े जा चुके हैं, लेकिन असली मामला ग्रुप सी पर अटका हुआ है, जिसमें 5 आरोपी थे। इन्होंने 28 को वारदात को अंजाम दिया, जो सीसीटीवी फुटेज में दिखाई दे रहा है। लूट की वारदात को जिन 5 बदमाशों ने अंजाम दिया, जो ग्रुप सी में शामिल थे, उसमें एक था मंगेश यादव, जिसका 5 सितंबर को एनकाउंटर हुआ। 22 सितंबर यानी बीती रात को अनुज प्रताप सिंह का उन्नाव में एनकाउंटर हुआ, मारा गया। अब यूपी एसटीएफ को फुरकान, अरबाज और अंकित की तलाश है। साथ ही यूपी एसटीएफ ने एनकाउंटर में अनुज का एनकाउंटर करते हुए यूपी एसटीएफ ने ये बात बता दी है, साबित करने की कोशिश की है कि गुंडों की कोई जाति नहीं होती और जाति देखकर बंदूक की गोली भी नहीं चलती। आपने लोगों की बात सुनी। हमारे सहयोगी रुचि ने जिन लोगों से बात की, उनका क्या मत था। योगी सरकार बार बार कह रही है कि अपराधियों की जाति मत पूछिए, जाति के हिसाब से एनकाउंटर की गिनती मत करिए, लेकिन समाजवादी पार्टी बार बार एनकाउंटर में जाति ढूंढ रही है। मंगेश यादव पर सवाल उठाने वाले सपा नेता अब अनुज प्रताप सिंह के एनकाउंटर को लेकर इसे अकाउंट सेटल एनकाउंटर कह रहे हैं। विपक्ष का सवाल है, उसका जवाब ही आज के दिन उनको बोलना चाहिए, बताना चाहिए, धन्यवाद देना चाहिए कम से कम सरकार को। अपराधी की जाति नहीं होती है। हाँ, अगर अपराधी की जाति बताकर उसे आप सुरक्षित करते हैं, इसके मतलब आपने अपराधियों को ही अपने यहाँ भर्ती कर रखा। अपराधियों के सहारे ही सत्ता प्राप्त करते थे, अब अपराधी खत्म हो रहे हैं, इसके मतलब आपकी सत्ता और राजनीति खत्म हो रही है। इस तरीके से आज के दिन उन्हें जवाब देना चाहिए, विपक्ष को जवाब देना चाहिए। हमारी सरकार, माननीय योगी जी जो कहते हैं वो करते हैं। वो देखिए, अब उत्तर प्रदेश में योगी जी की पुलिस अकाउंट सेटल इनकाउंटर कर रही है। आप सोच सकते हैं कि एक लूट में कितनी थ्योरी लेकर के एसटीएफ आ रही है। पहले कहते हैं हमने मुख्य आरोपी को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया, फिर कह रहे हैं मुख्य आरोपी को हमने हाफ इनकाउंटर कर दिया, फिर मुख्य आरोपी को आपने इनकाउंटर कर दिया, आप फिर एक इनकाउंटर कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी ने हमेशा इनकाउंटर की प्रक्रिया पर सवाल खड़ा किया है, वो किसी भी जाति का हो। जिस मंगेश यादव के हत्याकांड में फंस गई है, अब ये लगातार अपनी थ्योरी में फंसती जा रही है। एक लूट कांड की इतनी थ्योरी उत्तर प्रदेश में आज तक हमने आपने नहीं देखा होगा। आज राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर की जयंती है। दिनकर ने जाति को लेकर अपनी कविता रश्मि रथी में करारा प्रहार किया था। उन्होंने लिखा था, पाते हैं सम्मान तपोबल से भूतल पर शोर, जाति जाति का शोर मचाती केवल कायर क्रूर। अब आपको ये समझना है कि राष्ट्र कवि कहना क्या चाहते हैं। खैर, अब बात होगी तिरुपति मंदिर विवाद की।
तिरुपति मंदिर में लड्डू विवाद के बाद आज पूरे मंदिर परिसर का शुद्धिकरण किया गया। पूरे वैदिक रीति रिवाज के साथ 4 घंटे तक मंदिर में पूजा अर्चना की गई। मंदिर परिसर के हर कोने को शुद्ध किया गया। महाशांति होम का आयोजन किया गया। प्रसादम काउंटर की शुद्धिकरण की प्रक्रिया हुई। ये 6 तस्वीरें तिरुपति मंदिर में आज हुए शुद्धिकरण की है। आज सुबह 6 बजे मंदिर में शुद्धिकरण के लिए पूजा अर्चना की शुरुआत हुई। इस दौरान सबसे पहले भगवान वेंकटेश्वर की पूजा की गई, उनसे शुद्धिकरण की अनुमति ली गई। फिर शांति होम किया गया। मंदिर में पंचगव्य का छिड़काव किया गया ताकि अपवित्रता को दूर किया जा सके। तिरुपति मंदिर के शुद्धिकरण की प्रक्रिया करीब 4 घंटे तक चली। शुद्धिकरण पूजा की शुरुआत सुबह 6 बजे से शुरू हुई और 20 पंडित, 3 आगम और मंदिर पहुंचकर उन्होंने विधिवत रूप से पूजा की शुरुआत की। जानवर की चर्बी वाले लड्डू की वजह से जो मंदिर अपवित्र हुआ था, उसके शुद्धिकरण के लिए पूरे परिसर में आग और पंचगव्य का छिड़काव किया गया। आप तस्वीरों में देखें कैसे आग लिए हुए पुरोहित आगे आगे चल रहे थे और उस अग्नि को जमीन पर लगाया जा रहा था। शास्त्रों में ये मान्यता है कि अग्नि से किसी भी जगह का शुद्धिकरण किया जाता है। आगे आगे पुरोहित आग लेकर चल रहे थे तो पीछे पीछे एक पुरोहित जल का छिड़काव करते हुए चल रहे थे। ये पूरी प्रक्रिया करीब 4 घंटे तक चलती रही। शुद्धिकरण के लिए तिरुपति मंदिर में गर्भगृह के पास बनी हुई यज्ञशाला में शांति होम किया गया, मंत्रोच्चार किया गया। शुद्धिकरण की पूरी प्रक्रिया 6 चरणों में हुई। सबसे पहले विश्वक्षण आराधना की गई और फिर पुण्याय वचनम का पाठ किया गया। इसके बाद रक्षा वचनम का पाठ हुआ। पंचगव्य आराधना की गई। फिर अग्नि प्रतिस्थापना हुई। प्रायश्चित मंत्रोच्चारण हुआ। शांति होम किया गया और फिर पूरे परिसर में पंचगव्य का छिड़काव किया गया। महाप्रोक्षण की तस्वीरें आप कैमरे पर देख रहे हैं। किस तरह से देखिए जो शुद्धिकरण का जो यहाँ पर शांति होम हुआ है, उसके बाद यहाँ पर ये प्रोक्षण का काम किया जा रहा है। जो द्रव्य है, जो पंचगव्यम द्रव्य जिसे बोला जाता है, उससे इस पूरे मंदिर प्राकार को उसका छिड़काव कर कर ये माना जाता है कि उस खास द्रव्य की मदद से इस पूरे मंदिर का शुद्धिकरण हो गया है। जो मुख्य पुजारी हैं, उनके साथ जो टीम है, आगम शास्त्र के सलाहकार हैं, सब लोग इस कार्यक्रम का हिस्सा बनते हैं। आम का पत्ता है, उस पत्ते से उस पानी में डुबोकर पूरी जगह यहाँ पर छिड़काव किया जा रहा है। जो पंचगव्य से बना हुआ एक पुण्य तीर्थ है, उस तीर्थ का छिड़काव यहाँ पर पूरे प्राकार में कर कर इस बात को माना जाता है। आगम शास्त्र में ये कहा गया है कि उस द्रव्य के छिड़काव से पूरा जो प्राकार है वो शुद्ध हो जाता है। सबसे पहले विश्वक्षेण जो पूजा अर्चना है, उसके साथ ही इस शांति होम की शुरुआत हुई थी। उसके बाद स्थल शुद्धि, जल शुद्धि, वायु शुद्धि, ये सारे तमाम प्रक्रियाएं होती हैं। उसके बाद अग्नि की प्रतिष्ठापना होती है। अग्नि की प्रतिष्ठापना के बाद जो पंचगव्य आराधना होती है, उसके बाद में फिर एक प्रायश्चित मंत्रोच्चार के साथ इस यज्ञ की पूर्णाहुति की गई। एक प्रोक्षणम जिसे कहा जाता है, प्रोक्षणम मतलब छिड़काव करना, उसके जरिए यहाँ पर जो है तमाम मंदिर के प्राकार को, जितनी भी मुख्य जगह है, चाहे वो गर्भगृह हो, चाहे वो जो किचन है मंदिर का वो हो, और उसके बाद जो मंदिर के बाहर का अहाता है, आप देखिए किस तरह से जो मेन पुजारी के साथ जो टीम है जो इस शांति होम का हिस्सा बनी, वो किस तरह से यहाँ पर बाहर निकलते हुए आपको मंदिर के मुख्य द्वार से बाहर निकलते हुए नजर आ रहे हैं। जो आप साथ में यहाँ पर ईओ को भी देख सकते हैं, श्यामल राव, उनके साथ में ये पूरी टीम बाहर आ रही है। जो कलश आप उस पुजारी के हाथों में, उन पुजारी के हाथों में देख रहे हैं, वो जो कलश है वो ही इस पूरे जो शांति होम की पूर्णाहुति के बाद जो कलश में जो द्रव्य भरा हुआ है, पंचगव्य और जो पवित्र जल है, उसके अलावा जो यहाँ पर शांति होम से जो हवन की जो भस्म है, उसको लेकर यहाँ पर पूरा जो है इस पवित्रता के साथ इस पूरे शांति होम को यहाँ पर समापन किया गया है। 20 पंडित और 3 आगमों ने पूरे 4 घंटे तक मंदिर के हर कोने में शुद्धिकरण पूजा की। सभी पुजारी मंदिर के उस एरिया में गए जहां प्रसाद बनाए जाने वाले घी को रखा जाता है, वहां पर भी शुद्धिकरण किया गया। आपको बता दें, कंपनी के घी के सैंपल में जानवर की चर्बी मिली थी और इसके बाद ही बवाल मच गया था।
और अब उससे लेकर ही इसका पूरा शुद्धिकरण किया जा रहा है। तिरुमला मंदिर में प्रसादम काउंटर्स का शुद्धिकरण किया गया। इन्हीं काउंटर से श्रद्धालु अपने लिए भगवान के प्रसाद के रूप में लड्डू खरीदते हैं। इन काउंटर्स पर पवित्र जल छिड़क कर इन्हें शुद्ध किया गया। प्रोक्षणम के इस जल को लेकर अब उस खास लड्डू काउंटर पर पहुंचा गया। आप देखिए किस तरह से यहाँ पर जो लड्डू काउंटर है, श्रीवारी लड्डू प्रसादम का जो मेन काउंटर है तिरुपति तिरुमला देवस्थानम बोर्ड का, वहाँ पर अब ये जल जो है उसका छिड़काव यहाँ पर किया जा रहा है। आप देखिए किस तरह से ये जो मेन कह सकते हैं कि लड्डू के वितरण की जो जगह है, जहाँ से भगवान तिरुपति बालाजी के दर्शन के बाद भक्त यहाँ पर पहुँचते हैं और फिर यहाँ से वो जो नैवेद्यम है, जो लड्डू प्रसाद है, उसका सेवन किया जाता है। उस जगह पर अब ये शांति होम के बाद यहाँ पर पहुँचा गया है और जो पवित्र जल है उसका छिड़काव खास तौर पर इस लड्डू काउंटर पर किया जा रहा है। इसी लड्डू को लेकर बहुत बड़ा विवाद यहाँ पर खड़ा हुआ था। अब तिरुपति तिरुमला देवस्थानम का ये कहना है कि अब उस प्योरिटी को वापस रिस्टोर कर लिया गया है और आज के शांति होम के साथ अब ये मान लिया जाता है कि जो जगह है वो पूरी तरह से पवित्र हो गई है। जो भी अपवित्रता उस विवाद को लेकर खड़ी हुई थी उसको अभी पूरी तरह से यहाँ पर समाप्त कर दिया गया है। तिरुपति मंदिर का विवाद सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा है। तिरुमला तिरुपति देवस्थानम ट्रस्ट के पूर्व अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद वाईवी सुब्बा रेड्डी ने तिरुपति के लड्डू और घी के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की। सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज से पूरी जांच करवाने की मांग की। दरअसल 18 सितंबर को आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने जगन सरकार पर आरोप लगाते हुए चर्बी वाले लड्डू का खुलासा किया था और इस पर हंगामा मचने के बाद अब मंदिर का शुद्धिकरण किया गया है। आपको बता दें कि 4 अक्टूबर को मंदिर में सबसे बड़ा आयोजन ब्रह्मोत्सव होता है। उससे पहले ये शुद्धिकरण कराना बहुत जरूरी था। वेणुगोपाल दीक्षितलू जो प्रधान पुजारी हैं तिरुपति तिरुमला देवस्थानम मंदिर के, वो हमारे साथ जुड़ रहे हैं। एक बहुत शांति होम आज आपने किया है पुजारी जी, इसकी महत्वता क्या है, इसका मकसद क्या है, इसका उद्देश्य क्या है? ये प्रसाद में ज़्यादा घी, भगवान का गुरुत, गौ का गुरुत से प्रसाद पूरा तैयार होता है। वो गुरुत में थोड़ा दोष है तो मालूम है, इसके लिए वो रिपोर्ट भी आ गया। वो पहले अगस्त के पहले वो घी यूज़ कर दिया। अगस्त में भगवान का पवित्रोत्सव 3 दिन चल गया। ये पवित्रोत्सव के संवत्सर जनित सर्वदोष परिहार पूरा हो गया। बाद में ये विषय हमको मालूम पड़ा 5 दिन के पहले, लैब रिपोर्ट के पहले ये विषय निर्धारण हो गया। इसके लिए वो कोई दोष बाकी है तो वो पूरा बाकी दोष निवृत्ति के लिए आज शांति होम सुबह से प्रार्थना सुबह से आरंभ करके 10 बजे को पूरा हो गया। 10:30 पवित्र जल को यहाँ पर छिड़का रहे हैं। अभी हम देख रहे हैं कि आप सब जगह पवित्र जल पूरा किधर भगवान का प्रसाद तैयार होता है वो सभी प्रांत में भगवान का उपालय में ये पवित्र जल प्रोक्षणा से पूरा शुद्धि हो जाएगा। वह पूरा अभी से पूरा शुद्धि हो गया। ये मान लिया जाए कि पूरा प्रक्षालन हो गया, पूरा प्रक्षालन हो गया। कोई बात नहीं, भगवान का सभी अच्छा चलता है, कोई प्रॉब्लम नहीं। भगवान का पूजा में, भगवान का प्रसाद में कोई दोष नहीं। देश में प्रसाद को लेकर बवाल मचा तो उधर अमेरिका में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर लोगों के अंदर दीवानगी देखी गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अमेरिका दौरे का आज 3रा दिन है। प्रधानमंत्री आज संयुक्त राष्ट्र महासभा को संबोधित करने जा रहे हैं। पूरी दुनिया की नजर प्रधानमंत्री मोदी के संबोधन पर है। अब से ठीक 6.5 घंटे के बाद वो महासभा को संबोधित करेंगे। सम्मेलन में भविष्य की वैश्विक चुनौतियों पर चर्चा की जाएगी, जिसमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन और ग्लोबल गवर्नेंस पर चर्चा होनी है। इससे पहले कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने न्यूयॉर्क के लॉन्ग आइलैंड में भारतीय समुदाय को संबोधित किया। दुनिया के सामने बढ़ते भारत का विजन पेश किया। मोदी ने पूरी दुनिया को बताया कि 17% आबादी होने के बावजूद ग्लोबल कार्बन एमिशन में भारत की हिस्सेदारी केवल 4% है। उन्होंने कहा कि दुनिया को बर्बाद करने में भारत का कोई रोल नहीं है। इसके साथ ही प्रधानमंत्री मोदी ने अपने भाषण में दुनिया के सामने भविष्य के भारत की तस्वीर रखी। जिस काम में पहले सालों लग जाते थे, वो काम अब महीनों में खत्म हो रहा है। आज भारत के लोगों में
एक आत्मविश्वास है, एक संकल्प है, मंजिल तक पहुंचने का इरादा है। भारत में डेवलपमेंट एक पीपल्स मूवमेंट बन रहा है और हर भारतीय विकास के इस मूवमेंट में बराबर का पार्टनर बन गया है। उसे भरोसा है भारत की सफलता पर, भारत की उपलब्धियों पर। साथियों, भारत आज लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटीज है, अवसरों की धरती है। अब भारत अवसरों का इंतजार नहीं करता, अब भारत अवसरों का निर्माण करता है। दुनिया की सबसे ताकतवर देश की जमीन से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विकसित भारत का फॉर्मूला भी पूरी दुनिया के सामने पेश किया। पीएम ने पुष्प की 5 पंखुड़ियों से विकसित भारत की तस्वीर पूरी दुनिया के सामने पेश की। प्रधानमंत्री ने प्रोग्रेसिव, अनस्टॉपेबल, स्पिरिचुअल, ह्यूमैनिटी फर्स्ट, प्रॉस्पेरिटी से भारत को विकसित बनाने का संदेश दिया। आपको एक शब्द याद रहेगा, पुष्प। हाँ, कमल मान लीजिए, मुझे इतराज नहीं है। पुष्प, और मैं पुष्प को डिफाइन करता हूं, पी फॉर प्रोग्रेसिव भारत, यू फॉर अनस्टॉपेबल भारत, एस फॉर स्पिरिचुअल भारत, एच फॉर ह्यूमैनिटी फर्स्ट को समर्पित भारत, पी फॉर प्रोस्परस भारत, यानी पुष्प। पुष्प की 5 पंखुड़ियों को मिलाकर ही विकसित भारत बनाएंगे। और अब बात बिहार में बिन बरसात के बाढ़ की। बिहार की राजधानी पटना इस वक्त बाढ़ नाम की मुसीबत से सबसे ज्यादा प्रभावित है। पटना में बारिश हुए कई दिन हो चुके हैं, लेकिन नदी में आए उफान की वजह से निचले इलाकों में अभी भी हालात अच्छे नहीं हैं। वहां पर तालाब बने हुए हैं। पटना में पूरे के पूरे इलाके इस वक्त दरिया बने हुए दिखाई देते हैं। सड़कों से लेकर घरों तक पानी ही पानी है। गांव का आपस में कनेक्शन टूट गया है। बोट और रस्सी की मदद से लोग अपने खाने पीने का इंतजाम कर रहे हैं। नदी किनारे प्रशासन की तरफ से टेंट लगाकर लोगों को वहां शिफ्ट किया गया है, क्योंकि नीचे का इलाका पूरा डूबा हुआ है। सार्वजनिक रसोई बनाकर लोगों के खाने का इंतजाम किया जा रहा है, क्योंकि हर तरफ जल का प्रहार है। सबसे पहले आपको पटना के फतुहा की एक तस्वीर दिखाती हूँ। नदी थाना परिसर में रखी हुई सैकड़ों बाइक डूबती हुई दिखाई दी। पुलिस ने जो बाइक जब्त की हैं उनको तार से बांधकर रखा गया, ताकि नदी के तेज बहाव में कहीं बाइक बह ना जाए। अब ये बहे चाहे ना बहे, लेकिन बर्बाद तो जरूर हो गई हैं। पटना में फतुहा जैसे हालात ही बिंद टोली के भी हैं। यहाँ पर जेपी गंगा पथ के किनारे की तस्वीर आप देखिए। पूरा इलाका तालाब बन गया है। लोगों के घर डूब चुके हैं। सड़क किनारे टेंट लगाकर लोगों तक मदद पहुंचाई जा रही है और कुछ लोग अपने अपने ही घरों में ठहरे हुए हैं। लोग बोट और रस्सी के सहारे टेंट तक आते हैं और इसी तरह से फिर वापस लौटते भी हैं। गंगा नदी में आए उफान की वजह से हालात बदतर हो गए हैं। नदी का जलस्तर थोड़ा कम जरूर हुआ है, लेकिन बिंद टोली इलाके में हालात जैसे के तैसे हैं। पटना में गंगा नदी का पानी जब बढ़ा है तो कई इलाके इसकी चपेट में आए हैं और किस तरह से लोग रह रहे हैं, ये इसकी एक तस्वीर देखिए। यहाँ पर देखिए रस्सी बांध दी है लोगों ने पानी के एक सिरे से दूसरे सिरे तक, और उसी रस्सी के सहारे रस्सी को पकड़ते हुए महिलाएं जो हैं अपने घर की तरफ जा रही हैं। चूँकि कई लोगों का जो घर है वो अंदर है, हालांकि पानी वहाँ भी है, लेकिन
घरों में आना जाना लोग कर रहे हैं और रस्सी के सहारे उनके लिए आना जाना चूँकि आसान होता है। ये वो महिलाएं हैं जो राहत सामग्री लेकर अपने घर जा रही हैं और चूँकि बीच में कई जगह गड्ढे भी हो सकते हैं, ऐसे में स्थानीय लोगों ने रस्सी बांधी है और इसके साथ ही साथ देखिए जुगाड़ की नाव भी जो है लोगों ने बना रखी है। वहाँ एक नाव नज़र आ रही है जो लोगों ने खुद तैयार की है और उसके ज़रिए लोग आना जाना कर रहे हैं ट्यूब के सहारे। नीचे ट्यूब है और ऊपर लोगों ने उस पर कुछ डाल रखा है और उसके ज़रिए लोग आना जाना कर रहे हैं। कई लोग पैदल भी आ जा रहे हैं। अब देखिए जो महिला वहाँ जा रही थी सिर पर राहत सामग्री लेकर, उसने उस नाव पर रख दिया। अब उसके सहारे वो अंदर जो है अंदर की तरफ वो दाखिल होंगे। तो ये पूरा इलाका जो है वो बाढ़ की चपेट में है और चूँकि गंगा नदी के बिल्कुल किनारे है, ऐसे में जब जब गंगा नदी में पानी बढ़ता है तो ऐसे में यहाँ लोगों की मुश्किलें भी बढ़ती हैं। यहाँ देखिए बच्चे जो है वहाँ बीच में नज़र आ रहे हैं और जितने भी घर हैं उन सभी घरों में पानी है। अब ऐसे में इन लोगों को इंतज़ार इस बात का कि पानी यदि कम होता है, जैसे ही पानी कम होता है तो फिर ये अपने पूरे सामान के साथ अपने घर में वापस जा सकेंगे। और ठीक किनारे, पानी के किनारे देखिए किस तरह से इन्होंने खुद ही जो है टेंट लगाया है, पॉलीथीन शीट के ज़रिए अपना पूरा सामान किसी तरह से उन्होंने ढका है। लगातार आप देखिए जिस तरह से झोपड़ियाँ नज़र आ रही हैं, पॉलीथीन शीट के ज़रिए जो इन्होंने तैयार की है उसमें इनका सामान है और ये पूरा इलाका जो है अभी बाढ़ की चपेट में है। नीतीश कुमार ने खुद इस पूरे इलाके का मुआयना किया है और अधिकारियों को निर्देश दिया है कि जो बाढ़ पीड़ित हैं उनको कोई परेशानी ना हो और ख़ास तौर से जो महिलाएं हैं, बुज़ुर्ग हैं, उनके लिए पूरी तरह से सावधानी रखने को कहा गया है और तमाम अधिकारी जो है लगातार इस पूरे इलाके की मॉनिटरिंग कर रहे हैं।